तुम पर निर्भर नहीं है हमारे देश का भविष्य। हम अपने आतंक से तुम्हारे आतंक को मिटा देंगे। अमरीश मिश्रा स्पीक्स में बहुत 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 स्वागत है। 26 मई 2024 आज कुछ ऐसा हुआ है जो अनूठा है, और मैं जहां से आ रहा हूं, जिस तरीके की स्थितियों को देख के मैं आ रहा हूं भारत में, वो बहुत हद तक फिलिस्तीन जैसी स्थिति है 7 अक्टूबर के पहले वाली। 4 जून को यहां रिजल्ट आने वाला है। मैं अभी भी उस चीज के बारे में पूरी तरह से बताऊंगा नहीं, लेकिन मैं ये बार बार आपको कह रहा हूं कि 4 जून को बहुत कुछ बड़ा होने जा रहा है। और जो फिलिस्तीन ने आज किया, वही जो मैं आपसे कह रहा था, बैटल ऑफ एट्रिशन। तुम एक मारोगे तो हम 4 मारेंगे, तुम उखाड़ लो जो उखाड़ना है हमारा, वही हुआ। 7 अक्टूबर 2023 को 230 होस्टेजेस लिए थे, जो आईडीएफ के थे हमास ने, 7 अक्टूबर 2023 को। उसके बाद से इतनी लड़ाइयां हुई, सब कुछ हुआ, लेकिन हमास जो है अभी तक सोल्जर्स की, जबकि उसने इतने इजरायली सोल्जर्स मारे, हजारों, और खुद अब तो इजरायली सरकार को मानना पड़ा है, कई इंजर्ड थे, बहुतों को वो हिरासत में ले सकता था, लेकिन उसने नहीं लिया। आज पहली बार, बल्कि आज क्या, आज तो मतलब 26 तारीख के 25 तारीख की शाम को ये घटना हुई। और पता कैसे चला? अबू उबैदा की स्पीच आई, और अबू उबैदा ने अपनी पूरी स्पीच में मजाक उड़ाया इसराइल का। कहा कि तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम हमसे लड़ सको। नेतन्याहू, तुमने जितनी बातें की थी अपनी जनता से, तुमने जितने वायदे किए थे, सब झूठे साबित हुए। 1 इंच जमीन तुम गाजा की कब्जा नहीं कर पाए। और देखो, तुम होस्टेजेस छुड़ाने की बात करते थे, हमने एक और होस्टेज ले लिया। तुम होस्टेजेस छुड़ाने की बात करते थे, हमने एक और होस्टेज ले लिया। यह है कहानी। और ये पूरी घटना कब की है? शनिवार रात की। शनिवार रात को जबलिया में, पूरे इसका वीडियो भी उन्होंने जारी किया है। शनिवार रात को जबलिया में एक सुरंग की तरफ आईडीएफ के सोल्जर्स को रेजिस्टेंस ने लुभाया, जैसे उनका तरीका होता है, वो लुभाते। अच्छा, कैसे लुभाते? ये बार बार हमने इस पे बात की कि वो लुभाते, लेकिन कैसे लुभाते? तो वो देखिए क्या करते हैं कि वहां पर कुछ आवाजें क्रिएट करते हैं, जो आवाजें इजरायली सोल्जर्स ने शुरू में सुनी थी, जब अक्टूबर नवंबर में वो गाजा ऑफेंसिव उन्होंने शुरू किया था। तो एक इजरायली सोल्जर ने वहां से निकलने के बाद, मेरे ख्याल से नवंबर 2024 में, गार्जियन को इंटरव्यू दिया। अब देखिए कहां से कहां चीजें जुड़ी हैं। गार्जियन को इंटरव्यू दिया। उस गार्जियन के इंटरव्यू में उसने कहा कि हम लोगों को कुछ उसकी ऐसे आता है, कैसे कोई स्मोक कर रहा है, कोई टन टन कुछ उसकी आवाजें आती हैं, बर्तनों की आवाजें आती हैं, जैसे कोई खाना बना रहा है। और अचानक जो है हमास के जो सोल्जर्स हैं वो निकल के सामने आ जाते हैं। ये गार्जियन को जनवरी 2024 में एक आईडीएफ सोल्जर्स ने कहा था। और 25 मई की रात को क्या हुआ? 25 मई की रात को इसी तरीके से आईडीएफ सोल्जर्स के एक ग्रुप को आवाजें सुनाई दी, ठन 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 ठन, मतलब वो जो बर्तनों की। तो वो पहले भी उसने जो पहले बयान दिया था आईडीएफ सोल्जर ने, उसने यही कहा था कि ये लोग खाना बनाते रहते हैं, डेट्स खाते रहते हैं, सिगरेट पीते रहते हैं, और एकदम से आके हमला करते हैं। और यहां भी उसको यही लगा, और ये 25 मई को यही हुआ। आवाजें आई ठन ठन, आवाजें आई कि अच्छा, इन लोगों को ये ट्रेन किया गया कि भाई इस तरह की तुम जहां आवाजें सुनो वहां सतर्क हो जाओ। तो ये लोग सतर्क हो गए, लेकिन वो आवाजें बढ़ती गई। इन लोगों ने सोचा कि इस बार जो है कुछ हमास के मिलिटेंट्स को पता नहीं है कि इजरायली सोल्जर्स आए हैं, क्योंकि बहुत छुपते छुपाते ये लोग आए थे, नए स्टाइल में आए थे, जैसे इजरायली सोल्जर्स आते हैं वैसे नहीं, बल्कि पूरी एक गुरिल्ला स्टाइल में। खुद आईडीएफ, क्योंकि आईडीएफ ने भी अब कई जगह गुरिल्ला स्टाइल अपना लिए, क्योंकि उसको लगता है कि गुरिल्ला स्टाइल जो ये हमास की स्टाइल है, उसी स्टाइल में उसको हराया जा सकता है। लेकिन वो ये नहीं जानते कि वो हमास नहीं है, उनको उस तरह की ट्रेनिंग नहीं है। तो हुआ क्या? हुआ ये कि इस तरीके से एक आईडीएफ की टुकड़ी, करीब 8 सैनिकों की, वो धीरे धीरे उधर चलने लगी जहां से आवाज आ रही थी। और वो छुपे हुए थे, और उनको ये पूरा विश्वास था कि किसी भी तरीके से हमको कोई डिटेक्ट नहीं कर सकता। और उनको लगा कि अब हम अपने टारगेट की तरफ बढ़ रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। जैसे वो आगे बढ़े, उन्होंने देखा कि अरे ये तो सुरंग है। उनको और खुशी हो गई कि ये सुरंग मिल गई हम लोग को। सुरंग जैसे उनके लिए भगवान होता है ना, वो वाली स्थिति, सुरंग मिल गई हमको। हमने हमास की एक सुरंग को आज हम शायद डिस्ट्रॉय करेंगे। जैसे ही वो सुरंग के अंदर घुसे, विस्फोट हो गया। 7 इजरायली सोल्जर्स मारे गए और एक वुंडेड, उसको इस बार हमास ने अपनी पॉलिसी पलटते हुए अरेस्ट कर लिया। उसका वीडियो जारी किया। वीडियो में उसको घसीटते हुए लोग ले जा रहे हैं। वो मेरे
एक्स अकाउंट जो मेरा नया है, अमरेश AMARESH @80498 @80498 अमरेश @80498, पूरा वीडियो उसमें है। वो घसीटते हुए ले जा रहे हैं, वो IDF सोल्जर घायल है। और इन लोगों ने एक और कारनामा किया, हमास ने ये काम किया कि उसने ये जो वीडियो है, ये जो आज का जो उस सोल्जर को घसीट के ले जा रहे हैं, जो कि जिसको कैप्चर किया, उसके ऊपर उन्होंने 7 अक्टूबर के कुछ वीडियो डाल दिए जिसमें इजरायली सोल्जर्स को बाकायदा घसीट के हमास के लोग गिरफ्तार कर रहे हैं। ऐसे घसीटते हुए ले जा रहे हैं, सब मेल सोल्जर्स है, फीमेल नहीं, उनको घसीटते हुए ले जा रहे हैं। और वही वीडियो उन्होंने उसके नीचे ये वाला वीडियो डाल दिया जिसमें एक बुरी तरीके से एक इजरायली सोल्जर घायल है, उसको घसीटते हुए ले जा रहे हैं। अब आप सोचिए, क्या होस्टेजेस को तुम छुड़ाने की बात कर रहे थे, पूरी लड़ाई, पूरा अंतर्राष्ट्रीय जो मीडिएशन हो रहा है, ट्रीटी हो रही है जिसमें कई देश इन्वॉल्व हैं, अमेरिका इन्वॉल्व है, इजिप्ट इन्वॉल्व है, कतार इन्वॉल्व है, फिर उधर से कहीं ना कहीं पीछे से ईरान भी इन्वॉल्व है, रशिया, चाइना, सब पूरा एक अंतर्राष्ट्रीय पूरा जो मुद्दा बना हुआ है, उस पर हमास ने, जब इजराइल ने सारी समझौते की और इस तरह की चीज़ें इजराइल ने मना कर दी, तो हमास ने उनका सोल्जर एक और उठा लिया कि लाओ, कि ले 100, क्योंकि 230 सोल्जर्स थे, उसमें से कुछ छोड़े जा चुके हैं, करीब 130 बाकी हैं। उन 130 में से कुछ मारे जा चुके हैं इजराइल द्वारा ही। और इजराइल ऐसा दिखा रहा था कि हमास का ये असेसमेंट था कि नेतन्याहू इंटरेस्टेड नहीं है होस्टेजेस को उठाने में। वो ये नेतन्याहू के ऊपर बहुत सारा प्रेशर, उसका डोमेस्टिक जो इजराइल के अंदर के लोग नाराज हैं, पूरा एक बवाल मचा हुआ है, उसके अंदर जो वॉर कैबिनेट है उसमें डिवीजन हो गया, वो इस बात को जानता है। लेकिन वो उसको ये लग रहा था कि 130 ही तो हैं, कुछ और मारे जाएं, कुछ और इस तरह की स्थिति बने, तब हम फिर हम ये चीज़ हमारे ऊपर से हट जाए कि होस्टेजेस को हमको बचाना है। एक बार ये हट जाती है तो उसके बाद हम अपनी तरह से, चाहे हम गाजा के 20 लाख लोगों को मार दें, ये उसका सोचना है। वो अलग बात है कि वो पागल हो चुका है, वो हिटलर की तरह। तो अब हिटलर ने सोचा था कि हम पूरी दुनिया पे कब्जा करेंगे, उधर फ्रांस से लेके ब्रिटेन, इधर पूरा ईस्टर्न यूरोप से लेकर रशिया। क्या हुआ, रशिया तक तो तुम गए तो थे, कुत्ते की मतलब कुत्ता बना के रशिया ने वापस भेजा, पूरी रेड आर्मी बर्लिन में घुस गई और हिटलर को अपने को गोली मारनी पड़ी, यही हुआ ना। तो उसी तरीके से लेकिन नेतन्याहू का एक डेविलिश माइंड है, वो ये कहता है कि होस्टेजेस सारे अगर हट जाए बीच से तो हम लड़ाई जीत जाएंगे। ये मतलब उसके अंदरूनी ख्याल आते हैं। बाहर तो ये नहीं कह सकता क्योंकि बाहर एक समस्या हो जाएगी, लेकिन वो इसके लिए वेट कर रहा है। अब इधर हमास ने क्या किया है, एक और इजरायली होस्टेज बना दिया। अब क्या करोगे, अब इसके बाद हमास पूरे एक कैंपेन में उतरने जा रहा है और इजरायली होस्टेजेस जो सोल्जर्स हैं, अब वो जो पुरानी पॉलिसी थी कि उनको अभी हम कैप्चर नहीं करेंगे, ये छोड़ के उनको और सोल्जर्स को कैप्चर करने जा रहा है कि बेटा अब तुम बताओ क्या करोगे, अब तुम बताओ क्या करोगे। क्योंकि अभी जो स्थिति है उसमें अगर और सोल्जर्स कैप्चर हुए, अभी कल एक हुआ, 4 दिन के बाद 2-3 और हो गए, 1 हफ्ते के बाद 2-3 और होगा, और ये लंबी लड़ाई चलेगी, वॉर ऑफ एट्रिशन है ये। नेतन्याहू ने भी कहा है कि लंबी लड़ाई है, मतलब नेतन्याहू के लोगों ने, लंबी लड़ाई और हम तैयार हैं। तो इस लंबी लड़ाई में तुम्हारे होस्टेजेस की संख्या बढ़ती जाएगी, और होस्टेजेस की संख्या जैसे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे क्या होगा, इजराइल के अंदर बवाल शुरू हो जाएगा। इजराइल के अंदर जिनके उन होस्टेजेस के जो माँ बाप हैं, पहला जो रिएक्शन भी आ गया है, एक एसोसिएशन है इजराइल में, एक लूज एसोसिएशन अभी बना है 7 अक्टूबर के बाद कि प्रोटेक्शन फॉर होस्टेजेस, ये प्रोटेक्शन फॉर होस्टेजेस नाम से एक अलग से उन लोगों ने बनाया है। उस एसोसिएशन का बयान आया है कि नेतन्याहू अपनी नींद से कब जगेगा, एक और इजरायली सोल्जर आज होस्टेज ले गया, उसके भी परिवार हैं, उसके घर में भी माँ बाप हैं उसके, और पूरा मतलब एक रिलेटिव्स हैं, सब कोई हैं जो पहले IDF में भी शायद थे। उसका नाम अभी ये मतलब अभी घोषित नहीं किया, हमास ने भी नहीं किया और इजराइल ने भी नहीं किया। लेकिन जो एक और ये हुआ है, उस पर जो प्रोटेक्शन फॉर होस्टेजेस नाम का ऑर्गेनाइजेशन इजराइल का, उसने प्रोटेस्ट किया है। उसने कहा है कि तुम अगर इस तरह से करते रहोगे और हमास से डील नहीं करोगे, अब देखिए, अब ये मैंने
कल और परसों दोनों की वीडियोस में शायद आपको बताया था कि अब ये हो रहा है, इजराइल की जनता कह रही है कि हाँ, अगर डील करनी है तो हमास से करो, सीधे हमास से करो अगर होस्टेज छुड़ाने, और अगर तुम इधर उधर की बातें करोगे कि हम वो अरब स्टेट्स के साथ मिलके कोई एक अस्थाई सरकार बना लेंगे ऐसे फिलिस्तीनियों की जो हमास के साथ नहीं, तो ये सब यूटोपियन बातें हैं, ये सब मतलब शगुफे हैं, ये ऐसा कुछ होने वाला नहीं। जो आदमी वहाँ जो लोग कंट्रोल कर रहे हैं ग्राउंड को, उनसे सीधे बात करो। तो ये देखिए जो पूरी एक सिचुएशन है, होस्टेज जो एक और हमास ने लिया, इससे पूरी राजनीति बदल गई। अब इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद इजराइल ने ताबड़तोड़ जबलिया पे हमला किया और रेजिस्टेंस उसकी ताक में था। अच्छा, इजराइल का क्या था कि एक सोल्जर गायब हो गया, कई मारे गए, और कुछ लोग जो मारे गए उनकी तो बॉडी मिल गई, लेकिन उसकी ऑब्वियसली जिसको कस्टडी में ले लिया हमास ने, उसकी तो नहीं मिलेगी। तो इजराइल ने फिर चारों तरफ से हवाई बमबारी शुरू की उस एरिया की, फिर वहाँ पर हमले शुरू किए, और उसके जवाब में रेजिस्टेंस ने पता है क्या किया? रेजिस्टेंस ने जो यहाँ पर जो मतलब जबलिया के पास जो सेटलमेंट्स हैं, जो इजरायली सेटलमेंट्स हैं, उन पे उन्होंने मिसाइल दागने शुरू कर दी, और इस तरह से शुरू कर दिए कि जैसे सेटलमेंट्स को वो घेर लिए हों। और कुछ हद तक जो इजराइल और ये गाजा इजराइल का जो बॉर्डर है, इससे मतलब जैसे एक सेमी सर्कल आप सोचिए इनके फाइटर्स ने बनाया रेजिस्टेंस के, और उसमें कुछ सोल्जर्स जो सेमी सर्कल का जो राइट साइड है, उससे कुछ सोल्जर्स इजराइल की सीमा के अंदर घुस गए, और सेटलमेंट एकदम सामने है थोड़ी दूर पे, मतलब समझ लीजिए वो लोग यहाँ पर हैं तो 2 किलोमीटर दूर पे, ताकि सेटलमेंट के लोग उनको देख सके। उधर से जो सेमी सर्कल का लेफ्ट हिस्सा है वो उधर से, उसने दूसरी तरफ से। तो ऐसा लगा कि जैसे सेटलमेंट्स घिर गए, और पैनिक हो गया इजराइल में, इतना बड़ा पैनिक हुआ, वहां ताबड़तोड़ फौजें पहुंचाई गई, वहां ये हुआ कि हमास एक दूसरा 7 अक्टूबर करने जा रहा है, इस तरह की स्थिति बनी। और इन लोगों ने रॉकेट छोड़े, हमास ने रॉकेट छोड़े, और वो रॉकेट कुछ तो मतलब जो उसके वीडियोज आए हैं उसमें कम से कम 4 सेटलर्स घायल हो गए। इन लोगों को सच में लग गया कि एक 7 अक्टूबर फिर से होने जा रहा है। और ये सब करने के बाद जैसे ही इजराइल फौजें आई, वो सेमी सर्कल फोल्ड हो गया अपने वो। देखिए ये बैटल टैक्टिक्स है कि कैसे बैटल में एक व्हीलिंग मूवमेंट होता है। मैं आपको बताऊं व्हीलिंग मूवमेंट क्या होता है। सेना आगे जा रही है तो जैसे हम गाड़ी के हम स्टीयरिंग को व्हील करते हैं, घुमाते हैं, वैसे ही सेना अगर सीधे जा रही है तो वो ऐसे घूम जाएगी, तो जो पीछे की सेना है वो आगे आ जाएगी, जो आगे की सेना है पीछे चली जाएगी, दुश्मन को समझी में नहीं आएगा। इन लोगों ने दूसरी चीज की, इन लोगों ने जिसको हम लोग कहते हैं कि एक ये सर्कुलर रिट्रीट में जैसे आपने सेमी सर्कल बनाया, और सेमी सर्कल फिर आपका वो ऐसे 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 आता हुआ, और उसके बाद वहां पर जाके वो एक दूसरा उसने शेप ले लिया, रेक्टेंगल का शेप ले लिया, रफ रेक्टेंगल का शेप ले लिया, और उस रेक्टेंगल के शेप में वो लोग अपने बेस की तरफ चल दिए, विड्रॉ हुए। अब ये जो टैक्टिक्स थी, इजराइल इस चीज को भी नहीं समझ पाया। वहां पर एक जो सेटलमेंट्स हैं वहां पर लगातार मतलब पैनिक की स्थिति कि भाई 7 अक्टूबर दोबारा ना हो जाए, लोग भागने लगे, जो पूरी भगदड़ की स्थिति। इजराइल को बाकायदा एक ऑर्डर इशू करना पड़ा, उसके जनरल्स को ऑर्डर इशू करना पड़ा कि इस तरह की पैनिक की कोई बात नहीं है। हाँ, वो एक टैक्टिक्स थी रेजिस्टेंस की, और वो लोग पीछे हट गए। लेकिन जो पैनिक मच गया, जिसमें 4 लोग घायल भी हो गए, और जो पूरा इजरायली सिटीजन्स को लगा कि उनके मतलब एक इतनी बड़ी घटना होने जा रही है, उसका जो पॉलिटिकल इम्पैक्ट पड़ा वो ये पड़ा कि बेनी गैंट्स जो इजराइल के वॉर कैबिनेट में है और जिसने विद्रोह किया नेतन्याहू के खिलाफ कुछ दिन पहले, वो फिर से बोला, अभी 2 दिन से वो चुप था, वो फिर से बोला, और उसने कहा कि यह दिखा रहा है कि हमास रिटेन्स द कैपेबिलिटी नॉट ओनली टू डिफेंड गाजा बट टू अगेन अटैक इजराइल। ये अभी तक ये बात नहीं कही गई थी। 7 अक्टूबर के बाद अभी तक जितनी बातें कही गई थी वो यही कही गई थी कि हमने सोचा था हमास को हम हरा देंगे, लेकिन हमास फिर से गाजा के उन एरियाज में लौट आया जहां से हमने उसको हटाया था। इस तरह की बातें हो रही थी। हमास जो है को हराना आसान नहीं है, ये नहीं, लेकिन जो भी है वो ये हो रहा था कि गाजा के अंदर ही जो है वो हमास कुछ कर सकता है। हमास एक दोबारा 7 अक्टूबर कर देगा, ये बात अभी तक नहीं आई थी, जो आज आ गई है।
आज पूरे इजरायली प्रेस में हड़कंप मचा हुआ है इसी बात को लेके कि हमास एक दूसरा 7 अक्टूबर कर सकता है, और इसी को लेके बेनी गैंट्स ने वहां पर बवाल मचाया हुआ है। अब ये सारी खबरें देखिए हिब्रू मीडिया में ही केवल आ रही है, और कहीं इन सारी खबरों को तवज्जो नहीं दी जा रही। उधर क्या हुआ कि जो अमेरिकन जो एक सहायता आ रही थी, जो पेयर आ रहा था, वो जो एक जो उन्होंने एक 22 लाख लोगों के लिए खाना वगैरह लाना, और उसका एक हिस्सा मैंने आपको बताया था गायब हो गया। अब वो लोकेट हुआ है करीब आप समझिए कि 12 नॉटिकल माइल्स अवे। वो पता नहीं कहाँ वो जाके पहुंच गया था, वहां जाके लोकेट हुआ, उसको वापस लाए हैं। 1000 सोल्जर्स जो अमेरिका ने भेजे थे उनका नामो निशान अभी तक नहीं है। जो हमारे प्रोग्राम के दर्शक ने पूछा था कि कहीं ऐसा कि शायद उन्होंने कहीं पढ़ा था या सुना था कि कुछ अमेरिकन सोल्जर्स उतरे गाजा में, उन पर गोली चली हमास ने। ऐसी अभी कोई बात नहीं, अभी ऐसी कोई बात नहीं। ये हो सकता है, संभव है, क्योंकि भाई नेक्स्ट स्टेज तो यही है कि जब इजरायली सोल्जर्स फेल करेंगे, जैसे वियतनाम में हुआ था, वियतनामी सोल्जर्स फेल किए, अमेरिका सीधे आया, तो इसराइल फेल कर ही रहा है। अमेरिका मतलब मेरा ये पूरा असेसमेंट है कि एक न एक दिन अमेरिका को सामने आना है, लेकिन वो दिन जो है अभी नहीं आया। ये अलग बात है कि उसमें बहुत सारे, ये हो सकता है कि बहुत सारे अमेरिकन स्पेशल जो एक प्राइवेट जो इस तरह की जो मिलिट्री कंपनीज हैं, आजकल तो वॉर भी प्राइवेट हो गई है ना, आप प्राइवेट एंटिटीज को आउटसोर्स कर देते हैं कि तुम ये वाला मिशन करो। ये मतलब इराक से शुरू हुआ था ये 2004 से। तो हो सकता है कि कुछ प्राइवेट इस तरह के कॉन्ट्रैक्टर्स को इन लोगों ने दिया हो मिशन कि तुम यहाँ तक जाओ, देखो ये करो, कुछ गोली वोली चली होगी, उसके बारे में कोई खबर नहीं है। लेकिन ऑफिशियली कोई अमेरिकन ट्रूप अभी भी गाजा में मतलब वो स्टेप इन नहीं कर पाया। अच्छा, इधर क्या हुआ कि जब ये जो एक सेमी सर्कल बना के जो फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ने कुछ ही घंटों के लिए इजरायली सेटलमेंट्स को घेरा, तो उसी समय हिजबुल्लाह ने खासतौर पर शितला और मेतुला जो साइट्स हैं वहां पर बमबारी कर दी। और वहां पर इस बार की जो बमबारी थी वो ये थी कि उसमें बमबारी के बाद हिजबुल्लाह के जो सोल्जर्स हैं वो इजरायली जो है वो जो सीमा है वो पार कर गए, और उन्होंने भी पार करके, उन्होंने सेमी सर्कल नहीं बनाया, लेकिन उन्होंने भी पार करके वो लोग भी सेटलमेंट्स तक पहुंच गए। तो इधर ये साउथ में हो रहा है, उधर वहां नॉर्थ में हो रहा है। दोनों तरफ से एक तरह का मतलब डरा दिया इसराइल को। उसके बाद हिजबुल्लाह के सोल्जर्स भी पीछे हट गए। जो हिजबुल्लाह ने वहां पर जो मिसाइल्स मारी थी उससे करीब वहां भी करीब 6 सेटलर्स घायल हो गए। 6 सेटलर्स घायल हैं, और वहां भी लगातार ये सवाल उठाया जा रहा है कि भाई हम कब तक इस तरीके से हम देखेंगे नॉर्दर्न और सदर्न फ्रंट के बीच में जो इजरायली सेना है और जो इजरायली पूरा मिशन है कि भाई हमास को ख़त्म करो, रेजिस्टेंस को ख़त्म करो, वो कब आखिर पूरा होगा, या चलिए वो कब शुरू होगा। अब तो ये सवाल हो गया, कब शुरू होगा, कब ख़त्म होगा तो चलिए दूसरी बात है, कब शुरू होगा। तो ये जो हमारी एक पूरी देखिए ये रणनीति है, ये मतलब हमारी कह रहे हैं हमास की जो पूरी रणनीति है, जो हिजबुल्लाह की पूरी रणनीति है, वो देखिए किस तरह से चारों तरफ से घेर रही है इसराइल को। उसके अलावा मैं बताऊं आपको अपडेट में, करीब 11 मरकबा टैंक्स इसराइल के वो कल से और आज तक अभी पिछले 24 घंटों में क्षतिग्रस्त हुए हैं। 11, 3 D9 बुलडोजर क्षतिग्रस्त हो गए। उसके बाद पिछले 24 घंटों में 13 जिहादी मिशन मतलब यही मतलब रेड्स, जो फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस जो अटैक करता है, तो 13 इस तरह की रेड्स फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस कंडक्ट कर चुका है। इसराइल ने कितनी की? 2। ये केवल गाजा की बात, अभी वेस्ट बैंक पे नहीं आया हूँ। केवल गाजा में केवल 2 इस तरह की जो लैंड से रेड्स हैं वो इन्होंने की, मतलब IDF ने की। उसके बाद जो है वहाँ पर जो एयर स्ट्राइक्स इन लोगों ने जबलिया में भी बढ़ा दी, राफा में भी बढ़ा दी। लेकिन राफा में जो 13 जो जिहादिस्ट मिशन है, इनमें से 4 राफा में हुए। और राफा में एक नई चीज़ है कि जैसे जैसे इसराइल बमबारी कर रहा है, वैसे वैसे उसी समय
मतलब क्या होता है, बमबारी में तो सबको छुपना पड़ता है ना। तो सिविलियंस ने अपना कवर ले लिया, अपने शेल्टर्स में चले गए, लेकिन जो सेनानी है, जो पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस के सेनानी, वो आगे बढ़े। उन्होंने आगे बढ़ के उन्होंने गोलियां चलानी शुरू कर दी जो इजराइल की ग्राउंड पोजीशन है उन पे। तो जो हवाई, क्योंकि हवाई जो हमले हैं वो एक जगह केंद्रित होते हैं ना। ऐसा तो आप हवाई हमलों में आप ये नहीं कर सकते, वो कोई मशीन गन नहीं होती कि आपने तरफ से घुमाया ये हवाई जहाज और यहाँ मारने लगे। हवाई हमलों का एक टारगेट होता है, उसके बाद वो टारगेट के बाद वो उनका पूरा एक सिस्टम जो है, दूसरे टारगेट को सेट करने में पूरा सिस्टम उनको लगाना पड़ता है। एक चीज़ कर सकते हैं वो कि पीछे मुड़ के मशीन गन जो उनके प्लेन्स में अटैच होती हैं वो चला सकते हैं, लेकिन ये जो बॉम्बर्स अभी जो आ रहे हैं, ये हैवी बॉम्बर्स हैं, इनके पास उस तरह की मशीन गन नहीं है। तो वो क्योंकि वो सब लाइट जेट्स में होती हैं, जो कि मतलब लाइट फाइटर प्लेन्स होते हैं। ये हैवी फाइटर प्लेन्स, ये बॉम्ब गिराने वाले, ये एक अलग चीज़ होती है। वहाँ पर इन्होंने फंसा दिया। सिविलियंस भी बच गए, सिविलियंस नहीं मारे गए, और उल्टा हमास रेजिस्टेंस फोर्स ने इजराइल की फोर्सेस को घेर के मारा। अब ये देखिए, जो एक छोटी से छोटी बात हो रही है। अब इसमें एक और देखिए बात आई कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जिसने ये चीज़ एक और अभी 2 दिन पहले एक और उसने स्ट्रिक्चर पास किया है इजराइल के खिलाफ। फिर आईसीसी का जो वारंट है, जो कि इन्होंने जिसमें नेतन्याहू और बेन गिवर हैं और हमास के भी 3 लीडर्स हैं। तो अब ये हो रहा है कि जो देश आईसीसी के वारंट्स को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, जो यूएन के अलग अलग देश हैं, वो ये कह रहे हैं, उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया है कि यहिया सिनवार, मोहम्मद दैफ और ये इस्माइल हानिये, इनके खिलाफ जो वारंट इशू किया है, इसको वापस लो। अब ये बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि इसको वापस लेने का मतलब है कि केवल नेतन्याहू और बेन गिवर के खिलाफ आप वारंट लिए। अच्छा, फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ने शुरू ही में कहा कि हम तो आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। इस्माइल हानिया की पूरा परिवार वो अपने खो चुके हैं, वो तो विक्टिम है। वो यहिया सिनवार विक्टिम है, उसने अपनी वाइफ, अपने बच्चों को खो दिया। मोहम्मद दैफ विक्टिम है। ये इन सब लोगों ने अपने परिवार खोए हैं, इनको तुम अरेस्ट करोगे? और वहाँ नेतन्याहू और बेन गिवर जिन्होंने 30-40 पता नहीं कितने हजार फिलिस्तीनियों को मार दिया है, बच्चों और औरतों को मार दिया है, और वो उनकी तुलना तुम इनसे करोगे? अब ये बात तो हमास कह रहा था ना, लेकिन ये दुनिया अब कहने लगी। और दुनिया में जो छात्र आंदोलन चल रहा है, उसमें आज फिर एक बड़ी घटना हुई, जब एक कैलिफोर्निया के एक कैंपस को स्टूडेंट्स ने कैप्चर किया। और उस कैंपस को जब उन्होंने कैप्चर किया तो उसमें उन्होंने ये नारे लगाए कि यहिया सिनवार, मोहम्मद दैफ और इस्माइल हानिया पे कोई वारंट नहीं, नेतन्याहू और बेन गिवर को जेल भेजो। और एक बड़ी बात हुई, हार्वर्ड में एक भारतीय छात्रा, हार्वर्ड में ग्रेजुएशन ये सेरेमनी अभी हुई, कल परसों में हुई। उसमें क्या हुआ कि कम से कम 31 जो स्टूडेंट्स हैं उनको सस्पेंड कर दिया गया था, तो कि वो प्रो पैलेस्टीनियन प्रोटेस्ट में पार्ट ले रहे। उनको ग्रेजुएशन सेरेमनी में आने नहीं दिया गया। तो जो ग्रेजुएशन जिन्होंने लिया, उन्होंने उन स्टूडेंट्स के पक्ष में स्पीच दी। उसमें भारतीय एक छात्रा जिसने पूरा ग्रेजुएशन लिया, उसने अपने पूरे उसमें है, जो कि एक जब आप ग्रेजुएट करते हैं, जैसे पहले होता था इंडिया में भी, एक वो ब्लैक रोब पहनते हैं। तो हार्वर्ड से वो ग्रेजुएट करी, वो ब्लैक रोब पहने और भाषण उसने दिया। उसने कहा कि जो ये जो पूरा एक मामला है कि हार्वर्ड में हम अपनी फ्री स्पीच, लोग प्रोटेस्ट नहीं कर सकते हैं, हार्वर्ड की अगर ये स्थिति है तो फिर तुम क्या उम्मीद करते हो? तुम किस डेमोक्रेसी की बात करते हो? तुम रशिया को और चाइना को किस आधार पर लग सकते हो? ये जो देखी सारी बातें हैं, ये एक पूरी पैरेलल चल रही हैं। इधर गाजा में लगातार लड़ाई और ज़्यादा होगी, और आज रात तक देखिए और भयंकर लड़ाई होने की संभावना है। इजराइल का एक और सैनिक होस्टेज ले लिया गया है। वो लोग बिलबिलाए हुए हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन इधर रेजिस्टेंस भी पूरी तरह से तैयार है। धन्यवाद।